तो रेसलमेनिया 37 अब ज्यादा दूर है नहीं, यानी कि हम हैं रोड टू रेसलमेनिया 37 पे। और ये वो मोमेंट है जब रेसलिंग फैन सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। हम प्रेडिक्शन करते हैं अलग अलग कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बड़ी चीजों की जो कि मुझे लगता है कि WWE को जरूरी करनी चाहिए ऑन द रोड टू रेसलमेनिया 37। तो ये वीडियो काफी कमाल की रहेगी गाइस, इसको आप एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और रेसलमेनिया 37 इज अप्रोचिंग, मजा आने वाला है और उम्मीद करेंगे कि फाइनली फैंस वापस आएंगे स्टेडियम में, शो में कुछ शोर सुनने को मिलेगा और एक्चुअली में पता लगेगा कि ये जो सारी स्टोरी लाइन्स चल रही हैं रियल में जो है वो क्राउड कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट चीजों की जो मुझे लगता है अगर रोड टू रेसलमेनिया 37 पे WWE कर देती है तो काफी कमाल की स्टोरी लाइन्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आपके पास भी कुछ ओपिनियंस हैं आपको कमेंट्स में बताना है और हम वहां पे भी कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली करेंगे। नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आता है एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न। बहुत समय से लोग पूछते रहते हैं कि एलिस्टर ब्लैक भाई कहां पर है, आ क्यों नहीं रहे। और रूमर्स के अकॉर्डिंग हमें बात सुनने को मिलती रहती है कि WWE के पास काफी बड़े प्लान्स हैं एलिस्टर ब्लैक के लिए और कुछ ना कुछ वो बड़ा करेंगे जब वो वापस आएंगे। उनका बेसिकली एक बार फिर से WWE डेब्यू करना चाहती है, बिल्कुल उनको रिफ्रेश करना चाहती है। लेकिन अभी रिसेंटली जेलिना वेगा को कंपनी से रिलीज करा गया था, ऑब्वियसली जो कि एलिस्टर ब्लैक की वाइफ है, तब से हमें वो देखने को मिले नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी एक परफेक्ट टाइम है एलिस्टर ब्लैक को रीइंट्रोड्यूस करने का और रेसलमेनिया 37 से अगर वो पहले वापस आते हैं तो मजा आ जाएगा। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे है एक और रिटर्न और ये एक ऐसा रिटर्न है जो कि हम काफी समय से हमें पता तो है कि होगा लेकिन कब उसका कोई आइडिया नहीं है और ये है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर वापस आए ऑन द रोड टू रेसलमेनिया, ये चीज मैं देखना चाहता हूं। अब भले वो एलिमिनेशन चेंबर में वापस आए, फास्ट लेन में वापस आए या मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन पे वापस आए, लेकिन लेसनर को रेसलमेनिया का पार्ट होना काफी जरूरी है। और अगर वो नहीं होंगे तो थोड़ा जो रोड टू रेसलमेनिया का मजा है वो फीका हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा मैच तो जो रेसलमेनिया में होगा वो ब्रॉक लेसनर का होगा। तो अगर वो चैंपियनशिप के लिए लड़े या फिर वो बॉबी लैशली या किसी और ऐसे सुपरस्टार से भी लड़ते हैं तो डेफिनेटली हम उनको देखना चाहेंगे। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ये मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो और इसीलिए मैं कह रहा हूं मस्ट हैपन। अब इसको कह सकते हैं मस्ट नॉट हैपन, लेकिन मुझे लगता है कि अब WWE को अंडरटेकर के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। सर्वाइवर सीरीज में उनकी फाइनल फेयरवेल हो गई थी, अंडरटेकर इज नाउ रिटायर्ड। अब एक बार वो फिर से वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि उनकी लेगेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और सारे लोग उनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि अब अगर अंडरटेकर रिटायर्ड ही रहे तो आई थिंक वो बेस्ट पॉसिबल चीज होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो वापस आएंगे तो मैं उस चीज के बारे में कंप्लेंट करूंगा, लेकिन अच्छा रहेगा ये देखना कि एक साल ऐसा WWE करे जब अंडरटेकर के ऊपर उनको रिलाय ना होना पड़े टू गिव अ ग्रेट रेसलमेनिया। और मैं चाहूंगा कि अंडरटेकर किसी ना किसी तरीके से अगर इन्वॉल्व होते हैं रेसलमेनिया में तो वो एक मैच ना हो। तो ये चीज WWE को डेफिनेटली ख्याल में रखनी चाहिए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है डैनियल ब्रायन की बात। मेरे को लगता है कि WWE को डैनियल ब्रायन को इस साल एक बड़ा मैच देना जरूरी है और उसका रीजन है कि क्राउड वापस आने वाला है। हमें बात जानते हैं कि डैनियल ब्रायन को गाइस बहुत लोग चीयर करते हैं, बहुत उन्हें पसंद करते हैं। रेसलमेनिया 30 उसका प्राइम एग्जांपल भी है, लेकिन काफी समय से उनको वैसी कोई स्टोरी लाइन मिल नहीं रही। रूमर्स आ रहे थे कि वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि अब हमें देखने को मिलेगा। तो डैनियल ब्रायन के लिए एक बड़ा मैच है। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर होता है तो किसके साथ होगा। आई थिंक सेथ रॉलिंस उनके लिए बहुत कमाल के अपोनेंट रह सकते हैं। दोनों बड़े नाम हैं और भले ही इनका मैच टाइटल के लिए नहीं होगा किसी, तब भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ये 1-on-1 जाते हैं। नेक्स्ट चीज गाइस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तो एक ऐसा रिटर्न है जो कि ब्रॉक लेसनर से भी ज्यादा लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और ये है द फील्ड ब्रे वायत। मेरे हिसाब से ये चीज WWE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फील्ड का जो रिटर्न होना है रेसलमेनिया से पहले वो सही टाइम पे हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेसलमेनिया से एक हफ्ता पहले फील्ड वापस आ रहा है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और एकदम से मैच ऑफिशियल हो गया। मेरे को लगता है कि इस स्टोरी में पोटेंशियल है गाइस कि ब्रे वायत और रैंडी ऑर्टन एक लंबी स्टोरी लाइन दे, जबकि ऑलरेडी इनकी स्टोरी तो चल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है फील्ड के बारे में जो WWE हमें बता सकती है। अगर उनका थोड़ा कैरेक्टर चेंज होता है तो उसके बारे में वो हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं और 3-4 हफ्ते की तो आराम से फ्यूड बनाई जा सकती है। तो ब्रे वायत यानी कि द फील्ड की जो टाइमिंग है रिटर्न की, उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इस बात के लिए कि आखिर ऑर्टन वर्सेस ब्रे वायत की जो बिल्ड है रेसलमेनिया में, अगर ये मैच होता है तो वो कितनी
अच्छी होगी। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं गाइस, जो कि है नंबर 5 कि ट्रिपल एच का मैं रिटर्न देखना चाहूंगा। अब ये थोड़ी फैंटेसी वाली चीज हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि इसका होने का चांस है, क्योंकि क्राउड आ रहा है और ट्रिपल एच लास्ट ईयर कंपीट नहीं कर रहे थे रेसलमेनिया में। क्या इस साल वो करेंगे? डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी है। और उनका अपोनेंट कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि एजे स्टाइल्स से बेटर कोई है, क्योंकि फिलहाल एजे स्टाइल्स की बिल्ड इस तरीके से चल रही है कि वो किसी लंबी फ्यूड में तो डेफिनेटली नहीं है, वो किसी टाइटल के लिए भी नहीं लड़ रहे। लोग चाहेंगे कि वो एलिमिनेशन चेंबर जीत जाएं और चैंपियन बने, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है। तो अगर ये मैच होता है तो डेफिनेटली एक वो बड़ा मैच बन सकता है, जो कि अंडरटेकर की मैच की जगह इस साल के रेसलमेनिया के कार्ड पे हो सकता है। अगली चीज भी काफी बढ़िया गाइस, और मुझे लगता है कि WWE को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वो इस चीज को बिल्कुल खराब ना करें, और ये है कि एज को रोमन रेंस को ही चैलेंज करना चाहिए। अब मुझे पता है कि ड्रू मैकिंटायर को अगर एज चैलेंज करेंगे और मैकिंटायर को हराएंगे तो उसमें ज्यादा सेंस बनेगी, लेकिन रोमन रेंस को एज हरा दें ये थोड़ा बिलीवेबल लोगों को नहीं लग रहा कि आखिर एज रोमन को कैसे हराएगा, और क्या रोमन को इस पॉइंट पे हराना एक सही चीज होगी। तो इस बात से मैं आपकी डेफिनेटली एग्री करूंगा, लेकिन इस टाइम में ये भी बोलूंगा कि भाई एज वर्सेस रोमन रेंस मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा मैच है, जिसको हम मनी मैच कह सकते हैं, टिकट सेलिंग मैच कह सकते हैं। इसकी बिल्ड मेरे हिसाब से बेटर बनेगी, क्योंकि रोमन रेंस एक टिपिकल हील बने हुए हैं और एज एक टिपिकल फेस बने हुए हैं, और ये जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो भाई मजा आ जाएगा रेसलमेनिया के लिए। भले ही एज टाइटल जीते या फिर ना जीते वो बात की बात है, लेकिन फ्यूड वाइज, इंटरेस्ट वाइज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेटर वन एज कंपेयर टू ड्रू मैकिंटायर एंड एज। इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज की, तो ये है मिज का कैश इन। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिज कब कैश इन करेंगे, और पहले हम ओटिस का मजाक उड़ाया करते थे कि ओटिस तो भाई बेकार है, इसको कोई यूज नहीं है। अब मिज का क्या यूज है, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मिज के पास जब से मनी इन द बैंक आया, आखिर उन्होंने ऐसा क्या करा है कि हम उनको फ्यूचर में एज अ WWE चैंपियन देखें, और इसका आंसर है कुछ भी नहीं। और जॉन मॉरिसन को लोग बहुत देखना चाहते हैं यहाँ पे मिज की जगह, वैसा WWE करने वाली है नहीं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं रेसलमेनिया से पहले मिज का कैश इन देखना चाहूंगा, और अगर मिज यहाँ पे चैंपियन बन जाते हैं जीत के, तो वो अपने आप में एक शॉक एलिमेंट तो जरूर रहेगा, लेकिन अगर वो हार भी जाते हैं कैश इन करके तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड टू रेसलमेनिया इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट, रोड टू रेसलमेनिया इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, कि लोगों की हम एक्साइटमेंट बढ़ा सकें ताकि वो रेसलमेनिया में ट्यून इन हो, और एक कैश इन ऐसे पॉइंट पे दे देना आई थिंक एक बहुत बढ़िया चीज रहेगी। रेसलमेनिया के कुछ ही टाइम बाद दूसरा मनी इन द बैंक आ जाता है, तो भाई फटाफट से इसको साइड करो, क्योंकि पूरा साल निकलने को हो गया और मनी इन द बैंक इस बार WWE ने खराब कर दिया है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है बहुत ज्यादा जरूरी होगी या फिर नहीं आई डोंट नो, लेकिन दिस इज अ मस्ट हैपन, और ये है बेकी लिंच या फिर रोंडा राउजी में किसी एक का रिटर्न। अब स्मैकडाउन पे तो विमेंस डिवीजन तब भी संभली हुई है क्योंकि साशा बैंक्स और बियांका बिलेर हैं वहां पे, और साथ के साथ सोनिया डेविल को अब एक बैक स्टेज रोल दे दिया गया है। कार्मेला भी है जो कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन अगर हम मंडे नाइट रॉ की बात करें, नाया जैक्स, शेना बेजलर, लेसी एवेंस, और उसके बाद पता नहीं मैंडी रोज, डेना ब्रुक, ये सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लगते। आस्का को अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है रिया रिप्ली चैलेंज कर सकती हैं या शार्लेट चैलेंज कर सकती हैं, लेकिन मंडे नाइट रॉ को ऐसे एक बड़े नाम की जरूरत है जो विमेंस डिवीजन में थोड़ी आग डाले, थोड़ा मसाला डाले और इंटरेस्ट बढ़ाए रेसलमेनिया के लिए। भाई कोई छोटा मोटा पेपर व्यू नहीं है, रेसलमेनिया की बात हो रही है। अब बेकी लिंच मेनिया तक रेडी होंगी या फिर नहीं, इसका तो मेरे पास आंसर नहीं है गाइस, लेकिन मुझे लगता है उनको हील की तरह वापस लाया जा सकता है और आस्का को वो चैलेंज करेंगी क्योंकि वो टाइटल कभी हारी नहीं थी और एक सिंपल सी स्टोरी लाइन है जिससे उनको वापस लाया जा सकता है। और अगर रोंडा राउजी की मैं बात करूं तो वो तो अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज होगा, जो पहले भी रेसलमेनिया का पार्ट रह चुकी हैं और हमें पता है कि लोग उनके मैचेस देखना पसंद करते हैं। तो ये विमेंस डिवीजन की मैं बात करूं तो ये एक क्रूशियल चीज है। और साथ के साथ गाइस जो फाइनल पॉइंट है जो मुझे लगता है अगर होता है तो रोड टू रेसलमेनिया का एक क्रूशियल पार्ट होगा, एक क्रूशियल मेमोरी होगी जो कि मुझे लगता है सारे फैंस की याद रहेगी, और वो है कि एज और क्रिश्चियन का रियूनियन हमें देखने को मिले। अब मैंने आपको बोला कि रोमन रेंस का मैच एज के साथ होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो स्टोरी लाइन के बीच में डाला जा सकता है रोमन रेंस एंड जे ऊसो अगेंस्ट एज एंड क्रिश्चियन इन अ मैच ऑन स्मैकडाउन, या फिर किसी फास्ट लेन जैसे पेपर व्यू पे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पहली बात हमें रोमन रेंस और एज रिंग में तो देखने को मिलेंगे, लेकिन सिंगल्स कंपटीशन में नहीं बल्कि एक टैग टीम में, और साथ के साथ एज और क्रिश्चियन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टैग टीम्स, हमें उनका रियूनियन देखने को मिलेगा इन द WWE। तो ये अगर WWE करती है तो एक और ऐसी चीज है, और टोटल ये 10 ऐसी चीजें हैं जो कि रोड टू रेसलमेनिया को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। और भी कई सारी चीजें मिड कार्ड के अंदर जो करी जा सकती हैं आईसी टाइटल और यूएस टाइटल के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अच्छे पॉइंट्स नीचे कमेंट्स में रखें गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।